दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस अब बंद कर दिया गया है, यानी भारत के इलाके से अब पाकिस्तान के विमान नहीं गुजर पाएंगे। 23 मई तक के लिए एयरमैन को नोटिस जारी किया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने अपना जो एयर स्पेस है पाकिस्तानी विमानों के लिए अब बंद कर दिया, यानी भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी विमान नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। एक बड़ा फैसला भारतीय सरकार ने लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ इसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय एयर स्पेस से अब पाकिस्तान के विमान नहीं गुजर पाएंगे। और अब बात छत्तीसगढ़ में चल रहे सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की, जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है प्रदेश का सियासी पारा भी उफान मार रहा है। जवान जहां मोर्चे पर नक्सलियों से दो हाथ ले रहे हैं, तो इस मुद्दे पर सियासी मोर्चा भी अब खुल चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं, तो सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी विरोधियों को आईना दिखा दिया है। एक तरफ 44 डिग्री तापमान तो दूसरी ओर घना जंगल, ऊंचे पहाड़, पानी का दरिया और प्रकृति से जुड़ी तमाम चुनौतियां। वहीं कदम कदम पर नक्सलियों की बिछाई लैंडमाइंस, जानलेवा आईईडी। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ की ये जाबाज कितनी विषम हालत में नक्सलियों से मोर्चा ले रहे हैं। ऐसे वक्त में जब नक्सलियों के खिलाफ जंग निर्णायक मोड़ पर हो, तब जरूरत है जवानों का हौसला बढ़ाने की। लेकिन शांति वार्ता का राग अलाप कर नक्सलियों के कई शुभचिंतक पैदा हो गए हैं। पहले तेलंगाना की पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता, फिर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जो सीज फायर का राग अलाप रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता के पैरोकारों को खूब फटकार लगाई है। साफ साफ पूछा है कि ये लोग तब कहाँ थे जब नक्सली निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर रहे थे। जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र के साथ जो पहाड़ी में छिपे हैं, जो कितने निर्दोष लोगों को पुलिस की मुखबरी का दोषारोपण करके उनकी हत्या कर देते हैं, कितना रास्ता में आईडी ब्लास्ट करके कितने निर्दोष की जान चली जाती है, ये सब क्या दिखता नहीं है? इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं हुई। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। मसला इसमें भी है भाई, इनका दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोच कर देख लें इस बात को। जब तक यहाँ के लोग बहुतायत में रहे, 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। आज पीड़ा हो रही है। आज कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन में तेलंगाना के कई नक्सल लीडर और कैडर निशाने पर हैं। इसके चलते तेलंगाना में इस पर सियासत भी जारी है। छत्तीसगढ़ में भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। शांति वार्ता के लिए सामने आ रहे पत्रों पर भी शक जताया, जिस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया और भूपेश बघेल को जवानों को हतोत्साहित नहीं करने की नसीहत दे डाली। तो क्या गलत सूचना के आधार पर पूरा घेराबंदी किया गया? और यदि थे तो अब कहाँ है? क्योंकि 1 सप्ताह हो गया घेराबंदी किए। भीषण गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे जवानों का जो ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, एरिया डोमिनेट कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित करने का काम कांग्रेस पार्टी करना छोड़े। भूपेश बघेल नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर खुद अपने घर में घिरते दिख रहे हैं। बीजेपी तो पलटवार कर ही रही है। भूपेश को पार्टी के अंदर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने भूपेश के बयान का समर्थन नहीं किया, बल्कि ऑपरेशन पूरा होने तक ऐसे बयान से बचने की नसीहत दे डाली। छत्तीसगढ़ में कोई कांग्रेस की ओर से नक्सली उन्मूलन के लिए जो चलाए जा रहे हैं, उसका हमारे छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं है, पूरी तरह से समर्थन है सरकार को। उस पर पूरी तरह से जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो नक्सली समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार करे, कांग्रेस का उसमें पूरा समर्थन है। कुल मिलाकर मार्च 2026 की डेडलाइन तय होने के बाद नक्सल मोर्चे पर जवानों ने नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेल दिया है। एक के बाद एक शांति वार्ता के पत्र सामने आ रहे हैं। संघर्ष विराम का राग अलापा जा रहा है, लेकिन सरेंडर की बात नहीं हो रही। साफ है कि नक्सली सुरक्षा बलों की घेराबंदी से बच निकलने की चाल चल रहे हैं। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है। सरकार की कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर हैं और इसी बीच तेलंगाना से नक्सली ऑपरेशन रोकने के लिए शांति वार्ता की बात सामने आई है। इस पर अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि शांति वार्ता की बात कहने वाले आखिर ये लोग होते कौन हैं? छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन मार्च 2026 है। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नक्सलियों पर कार्रवाई बढ़ती जा रही है। अब इन कार्रवाई से नक्सली घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सली जहां पत्र जारी कर सरकार से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, वहीं तेलंगाना के कुछ शांति समिति के लोगों ने वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर शांति की अपील की है, जिस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी केंद्र सरकार से बात करने की बात कह रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने भी नक्सलियों के मारे जाने को गलत बताते हुए शांति वार्ता की बात कही है। కేంద్ర ప్రభుత్వం కగార్ అనే ఆపరేషన్ పేరు మీద ఛత్తీస్గఢ్లో యువకులను గిరిజనులను ఊచకోత కొత్తా ఉన్నారు. అది ధర్మం కాదు. వీళ్ళు ఏమైతున్నది, నక్సలైట్లు ప్రతిపాదన పెడుతున్నారు. మేము ప్రభుత్వం దగ్గరకు వచ్చి చర్చలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అంటున్నారు. నేను కోరుతా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, బలమున్నది కదా అని సంపుకుంటా పోవుడు కాదు, అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. ఆపరేషన్ కగార్ वेंटने आपेयंडी। अब केंद्र और छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार वार्ता के जरिए नहीं, ताबड़तोड़ कार्रवाई से मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है। पिछले 9 दिनों से बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर के कर्रे गुट्टा नक्सल ऑपरेशन जारी है। इसी बीच नक्सलियों के बचाव में आगे आए तेलंगाना के लोगों को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये लोग कौन है एक प्रश्न है, और ये लोग तब कहां थे एक और प्रश्न है। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो? अब ये क्यों बोल रहे हैं, और ये हैं कौन बोलने वाले? भाई, इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं हुई। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 महीने में करीब 400 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में अधिकांश छत्तीसगढ़ के हैं, जबकि इन्हें ऑपरेट करने वाले नक्सल लीडर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं, जिन्हें अब खात्मे का डर सता रहा है। भाजपा ने एक फोटो जारी करते हुए लिखा है कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार पलायन कर रहे नक्सलियों के स्वागत में लगी है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस नक्सलवाद के साथ खड़ी है। वहीं पूर्व PCC चीफ धर्मेंद्र साहू ने कहा है कि नक्सलियों को बहुत मौका दिया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। कांग्रेस हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के नक्सलवादियों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं जो देश की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। इतना लंबा अवसर दिया गया उन्हें, और आज कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज तो सीधी तरह से आज उनको पूरी तरह से आज समाप्त कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोई कांग्रेस की ओर से नक्सली उन्मूलन के लिए जो चलाए जा रहे हैं उसका हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं है। पूरी तरह से समर्थन है सरकार को। उस पर पूरी तरह से जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो नक्सली समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार करे। कुल मिलाकर अब नक्सल मोर्चे की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नक्सलियों के टॉप लीडर अपनी मौत को सामने देख रहे हैं, लिहाजा उनकी छटपटाहट देखी जा सकती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
खबर बीजापुर से है, जहां उसूर ब्लॉक के नक्सल प्रभावित कर्रे गुट्टा पहाड़ी में लगातार 9 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने कब्जा किया है। 5000 फीट की ऊंचाई पर जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से उतारा गया, जहां जवानों ने तिरंगा झंडा फहराया। पहाड़ी की चोटी पर स्थित खुले मैदान में अब सुरक्षा बलों का अस्थायी कैंप स्थापित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर यहां ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, एसटीएफ, डीआरजी और जिला पुलिस बल के विशेष दस्ते शामिल रहे। दुर्गम और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुरक्षा बल ने पहाड़ी तक अपना सफर तय किया, जबकि राशन और जवानों की टुकड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे पहाड़ी पर उतारा गया। दावा है कि यहाँ एक स्थायी सुरक्षा चौकी स्थापित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। और देखिए, फोर्स के बढ़ते दबाव के चलते नक्सल कमांडर हिडमा का मौके से भाग निकलना, ये भी अब खबरों में बना हुआ है। अगली खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 2621 बीएड सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इन सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला काम के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला जो 2600-2700 जो बीएड धारी थे, जिनकी नियुक्ति प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की हुई थी और जिसको कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया था और कोर्ट से अपील में वो गए भी थे, हार भी गए थे, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकाल के सरकार उनको पदस्थ कर रही है। अब वो जो बीएड धारी थे जो नौकरी से अलग हो गए थे, उनको हम लोग लैब टेक्नीशियन के रूप में नौकरी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से मुंह की खानी पड़ी। जिस प्रकार से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जहां शिक्षकों की कमी, जहां खाली रिक्त पद खाली थे, अलग अलग तरीके से बीएड के शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में 2600 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नौकरियों को रद्द कर दिया था। लगातार 6 महीने से आंदोलन करने वाले ऐसे साथियों को पुनः भारतीय जनता पार्टी का फैसला लिया कैबिनेट में और उनको वापिस उनकी बहाली करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलेगी। वहीं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। इसके आड़ में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के सेटअप में बदलाव करते हुए शिक्षकों की संख्या घटाने की बात कही है। शिक्षक संगठन का कहना है कि सेटअप में बदलाव करने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साहब कह रहे हैं सरकार स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने की कोशिश कर रही है। यह नियम पूर्णतया अव्यावहारिक है, दोषपूर्ण है, विसंगतिपूर्ण है। सेटअप शिक्षकों के हितों के विरुद्ध है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। युक्तियुक्तिकरण के नाम से सेटअप से छेड़छाड़ यदि किया जाएगा तो इसको प्रदेश के संगठन जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी स्कूलों में बराबर शिक्षक हों, इसके लिए युक्तियुक्तकरण करना आवश्यक है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे तो टीचरों का भी नुकसान होगा और छात्रों का भी नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाना नहीं चाहती। कोई सटीक योजना सरकार के पास है नहीं। इंद्रावती नदी जल समस्या और किसानों को मुआवजे की मांग पर कांग्रेस ने प्रदर्शन कर 2 दिवसीय पदयात्रा किया है और पदयात्रा के आखिरी दिन कलेक्ट्रेट घेराव के वक्त कांग्रेस और पुलिस के बीच यानी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की नौबत भी आ गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो किसानों की फसलें खराब होने पर मुआवजा दे। दीपक बैज कह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, इसीलिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है
हमारा बस्तर का प्रमुख नदी, प्राणदायिनी नदी इंद्रावती पूरे खतरे में है, उसका अस्तित्व संकट में है। कलेक्ट्रेट घेराव में आए और ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमें बस्तर को इंसाफ चाहिए, बस्तर को पानी चाहिए और इंद्रावती नदी को हमको बचाना है। कांग्रेस में नगर निगम रायपुर के नेता प्रतिपक्ष को चल रहा जो विवाद है ये थमता नहीं दिखता है। दरअसल संदीप साहू को जिला कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जिला अध्यक्ष के आदेश को दरकिनार कर आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया था। इसके विरोध में अब कांग्रेस के कुल 7 में से 5 पार्षद, नाम सुने, संदीप साहू, रोनिका प्रकाश, दीप, मनीराम साहू, रेणु जयंत साहू और जयश्री नायक ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने 1 महीने बाद आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। उसके बाद संदीप साहू के समर्थन में 5 कांग्रेसी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। ये बात पक्की है? देखिए, आज हमने एक लेटर जारी किया है सर जिला कांग्रेस कमेटी ने कि आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हम इस बात को जब हम लोग सुने तो हम 5 पार्षद आज इस्तीफा देने के लिए दीपक बैज जी पास गए थे। दीपक बैज अनुपस्थित थे, उनके चैम्बर में हम लोग इस्तीफा दे के आए हैं। आज कौन कौन थे? देखिए, उसमें रेणु जयंत साहू है, जयश्री नायक जी हैं, रोनिता प्रकाश जगत जी हैं, एक मेरा है और एक दीपमणि साहू। तो क्या कारण है? हालांकि सबको पता है नाराजगी, लेकिन फिर भी देखिए, हम 5 पार्षद और जितने भी हम लोग 7 पार्षद जीत के आए थे, 7 ने हर बार कांग्रेस कमेटी जो जिला है चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी दीपक बैज जी से हमने चर्चा करना चाहा और पूछा कि आप जो अभी जो निर्णय आप ले रहे हैं आप ये थोपने काम मत कीजिए। ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि दीपक बैज जी आखिर क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। एक तो पार्टी कांग्रेस पार्टी बोलती है कि आपको सबको लेके चलना है, आपको पार्टी के साथ मिल के काम करना है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी डैमेज कर रहा है उनको एक इनाम देने काम ये कर रहे हैं। लेकिन ये तानाशाह रवैया जो अपना रही है कांग्रेस पार्टी जो अध्यक्ष जो हैं उनको ये समझ नहीं है कि आखिर करना क्या है रायपुर में। अच्छा, ऊपर आपने शिकायत की है, सचिन पायलट प्रभारी हैं और भी जो राष्ट्रीय नेता उनको शिकायत की है? देखिए, सचिन पायलट से मिलने का हमने प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो इस्तीफा जो है हमने हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं सचिन पायलट को भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया अपना इस्तीफा। 5 पार्षद जो हमारा जो हस्ताक्षर युक्त जो इस्तीफा था उनको भी भेज दिया हमने। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। मोदी सरकार के जाति जनगणना कराए जाने के फैसले को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अब तक कांग्रेस ने क्यों जनगणना नहीं कराई। जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट की समिति ने ये फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। MP के CM डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक बताया और अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आज़ादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। जाति जनगणना के फैसले पर क्रेडिट लेने की राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने मोदी कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया। केंद्रीय कैबिनेट में अगर निर्णय हुआ है तो होगा ही। कैबिनेट तो सुप्रीम पावरफुल रहता है, जो उसमें डिसीजन होता है वो तो होता ही है। फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब फायदा क्या क्या होगा उसके लिए
देखना तो पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा राष्ट्र हित में फिर एक बार बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया था, फिर एक बार जनगणना के साथ साथ मूल जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगा। इससे सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी जागृत होगी और पूरे देश की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से बड़ा निर्णय लिया है। मुझे लगता है शायद देर कर दी। मैंने कहा 2021 में होना चाहिए, तो आज ये डबल इंजन की सरकार इतने पीछे गई है कि अगर जातिगत जनगणना अगर हुई है तो निश्चित रूप से उसको तय सीमा में करना चाहिए और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, राहुल गांधी जी की मांग है, वो कहीं न कहीं देश की जनता के सामने आनी चाहिए। राहुल जी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ सम विचार रखने वाले उन सभी लोगों को जो बार बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि सरकारें जो बजट के पैसे को खर्च करें वो इस बात को जान के खर्च कर सकें कि समाज का कौन सा वर्ग है जो पीछे रह गया। इसलिए वो बहुत जरूरी था जातिगत जनगणना होना। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीपी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई, जिसमें मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया। सरकार अगले होने वाली जनगणना में जातीय जनगणना भी कराएगी। इस फैसले को विपक्ष अपनी जीत की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि तेलंगाना जातीय जनगणना का मॉडल है। हमने सरकार पर जनगणना के लिए दबाव बनाया, इसीलिए सरकार ने फैसला लिया। लेकिन अब सरकार जातीय जनगणना की तारीख भी बताए। इधर पहलगाम अटैक पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम अब देर न करें न ढील करें, उन्हें शीघ्र इन पर एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें इसकी भयानक सजा मिलनी चाहिए। हम सब उनके साथ हैं और यही चाहते हैं। सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। टेररिज्म के विक्टिम थे, उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जबलपुर में वक्फ कानून के विरोध में ब्लैकआउट कर दिया गया है। प्रदर्शन आज रात 9 बजे से 9:15 तक लाइट बुझाकर विरोध जताया गया। मुस्लिम संगठनों की अपील का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा असर दिखा है। मुस्लिम समाज ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध जताया है ब्लैकआउट कर 9 बजे से 9:15 यानी 15 मिनट का ब्लैकआउट किया। मुस्लिम संगठनों की तरफ से यह अपील की गई थी और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इसके समर्थन में भी लोग नजर आए। एक बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ में जेल विभाग में तबादले हुए हैं। रायपुर जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य अब एआईजी जेल बन चुके हैं। योगेश सिंह क्षत्री ये रायपुर जेल के नए अधीक्षक होंगे। अक्षय सिंह राजपूत अंबिकापुर केंद्रीय जेल के नए अधीक्षक होंगे। उत्तम कुमार पटेल को जिला जेल अधीक्षक का प्रभार मिला है। इसके अलावा श्यामलाल ठाकुर जशपुर जिला जेल के नए अधीक्षक बनाए गए हैं। जेल विभाग ने आदेश जारी किए हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जेल विभाग में तबादले हुए हैं। रायपुर जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य अब एआईजी जेल बन चुके हैं। योगेश सिंह क्षत्री ये रायपुर जेल के नए अधीक्षक होंगे। अक्षय सिंह राजपूत अंबिकापुर केंद्रीय जेल के नए अधीक्षक। उत्तम कुमार पटेल जिला जेल अधीक्षक का प्रभार उन्हें मिला है। श्यामलाल ठाकुर जशपुर जिला जेल के नए अधीक्षक बनाए गए हैं। रायपुर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के साथ लूट हो गई है। समता कॉलोनी में 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। 4.5 लाख रुपए, मोबाइल, स्कूटी ये सब लेकर भाग गए हैं लुटेरे।
क्राइम ब्रांच आजाद चौक थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4.5 लाख रुपए, स्कूटी, मोबाइल, ये सब लूट कर फरार हो गए राजधानी में लुटेरे। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, बताएं क्या अपडेट है? अविनाश, देखिए करीब 9:30-10 बजे की वारदात बताई जा रही है। समता कॉलोनी जो काफी व्यस्तम और बड़ी कॉलोनी है, काफी चहल पहल है, कमर्शियल इलाका है, वहाँ पे गली में ये जो मुंशी है, ये अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का पैसा जो है राजेंद्र नगर से लेके आया था और अपने घर ले जा रहा था, तभी ये वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 अज्ञात लुटेरे आए हैं, उसको रोका है गली के मुंह पे और उसके बाद इसको अभी तक बताया जा रहा है कि चाकू इसको दिखाया गया। उसके बाद इसके साथ बेदम मारपीट भी की गई है और ये बताया जा रहा है कि महावीर शर्मा है जिसके साथ मारपीट की गई है और उसके 4,40,000 भरा बैग, स्कूटी और मोबाइल लेके फरार हो गए हैं। और पुलिस के आला अधिकारी, क्राइम ब्रांच और जो आजाद थाना पुलिस है, वो सभी इसमें तफ्तीश में लगी है और अभी इस बात की तस्दीक की जा रही है कि लूट हुई है या वाकई में कोई ऐसी कोई मनगढ़ंत कोई कहानी है। फिलहाल सभी पहलुओं पे पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन एक ये घटना सामने आई है कि समता कॉलोनी इलाके में 4 अज्ञात बदमाशों ने जो लुटेरे थे, उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी टीवी टावर शंकर नगर के पीछे एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अभी हालांकि उसका नाम नहीं आया है, और उसके दांत वगैरह सब तोड़ दिए महावीर शर्मा जो मुंशी है मारपीट के साथ में। उसके बाद पैसा लेके फरार हो गए हैं और अभी पुलिस पूरी उनकी तलाश में जुटी हुई है और शहर में नाकेबंदी की गई है। जी, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तहसीन, शुक्रिया। बिलासपुर में बीते दिनों 32 लाख रुपए रिश्वत के साथ रेलवे में पदस्थ चीफ इंजीनियर विशाल आनंद और उसके भाई कुणाल आनंद को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई की टीम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोनल ऑफिस पहुंची। पूछताछ कर सीबीआई की टीम ने आरोपी चीफ इंजीनियर विशाल आनंद की पोस्टिंग और ठेका कंपनी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। इस मामले में ठेका कंपनी के डायरेक्टर सुशील झाझरिया और उसके कर्मचारी मनोज पाठक को गिरफ्तार भी किया गया है। सीबीआई की टीम इस केस की आगे की जांच कर रही है। सिंगरौली नगर निगम में करीब 4 साल पहले बिना टेंडर के 11 कार्यों को मंजूरी देने के मामले में ईओडब्ल्यू ने निगम आयुक्त से ई टेंडरिंग का रिकॉर्ड मांगा है। रीवा में पदस्थ उप निरीक्षक भावन सिंह ने पत्र भेजकर आयुक्त से 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बैढ़न में आगमन हुआ था और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री के आगमन की आड़ में निगम सिंगरौली में करीब 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। आरोप है कि सफाई पुताई इस तमाम काम के नाम पर ई टेंडर के ही अपने चहेते ठेकेदारों को काम दे दिया गया था और इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू के पास पहुंची है। अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पत्र के संबंध में जानकारी तैयार करके ईओडब्ल्यू को दस्तावेजों की नकल के साथ भेज दी गई है। उसमें सामान्यतः जो जानकारी मांगी गई है वो ये मांगी गई है कि ये 11 निर्माण कार्य जिनके संबंध में शिकायत की गई है वो निर्माण कार्य ऑफलाइन टेंडर से हुए हैं या ई टेंडर से हुए हैं। नियमों के अनुसार टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई है, प्रथम दृष्टया ये उसमें प्रतीत होता है। बलौदाबाजार में ग्रामीणों ने जन सुनवाई का बहिष्कार करते हुए खूब हंगामा किया। जिले के पत्थर चुआ में श्री सीमेंट संयंत्र मुहुरा द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर जन सुनवाई का कार्यक्रम था, जिसमें नेता ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और श्री सीमेंट संयंत्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि जन सुनवाई की जानकारी किसी भी गांव के पंच सरपंच को नहीं दी गई। यहां तक के लिए स्थानिक विधायक को भी सूचना देना जरूरी नहीं समझा गया। कंपनी के पत्थर खदान की स्वीकृति के लिए है, तो कंपनी जो है वो तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो जन सुनवाई पीठासीन अधिकारी के रूप में उपस्थित हुई। तो क्या इसको माना जाए कि पूर्ण हो गया जन सुनवाई? बिल्कुल, जन सुनवाई पूर्ण। इसमें तो छलने वाली ही बात है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो ये जो माइंस बन रहा है, ये रोड जो है, जो सड़कें हैं वो पूरा रहवासी क्षेत्र के हैं। तो अगर ग्रामीण को अच्छा से अपने कन्विंस करते, पर्यावरण से संबंधित पूरी जानकारी देते कि कैसे क्या होगा, ऐसे करके समर्थन करते। उनकी जमीन इसमें लग रही है, जमीन से संबंधित पूरे जो क्लियरेंस रहता है वो भी नहीं हुआ है।
बेमेतरा जिला के किसान परेशान हैं। पिछले 2 सालों से सड़क निर्माण के बाद मुआवजे के लिए भटक रहे किसान। उनका आरोप है कि उनकी जमीन अधिग्रहित तो कर ली गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला। साजा ब्लॉक के ग्राम रानो के सोन डोगरी तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क निर्माण किया है। 22 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई। अधिग्रहण के समय किसानों को जमीन के बदले मुआवजा देने का आश्वासन मिला था, लेकिन सड़क के लिए जमीन निर्माण के लिए सड़क दे दी गई, लेकिन आज तक मुआवजा उन्हें मिला नहीं है। जमीन जो अधिग्रहण हो है ओकर मुआवजा संबंध में आ रहे हैं। हमारा विगत 2 साल से हम चक्कर काटा था और हमारा मुआवजा राशि नहीं मिल पाया है। और एसडीओ साजा के पास जाता तो बोलते कि हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है और कलेक्टर जाने कब देंगे ये बोलते हैं। 2 साल से हमारे रानो सोनडोंगरी से रानो पीडब्ल्यूडी है सड़क बनाए हैं। हमारे जमीन जब का वो में आए है तो अधिग्रहण तो कर ले से सड़क अब बन चुके है। हमारे मन के मुआवजा नहीं मिले। मुझे पता लगा है मुआवजे को लेके कुछ किसान आए थे और पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड बनाई गई है। मैं अभी उसकी जांच करवाते हैं और जो पात्र किसान हैं उनको मुआवजा दिलाएंगे। रायपुर में भारतमाला परियोजना में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार पर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने 2019 से अब तक के सभी मुआवजा प्रकरण सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। इन प्रकरणों को जिला प्रशासन की वेबसाइट के साथ साथ तहसील, ग्राम पंचायत और गांव में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके और 15 दिनों तक दावा आपत्ति या शिकायत की जा सके। निराकरण भी हो पाएगा। इसके बाद बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में जमीन दलाल हरमीत खनूजा, विजय जैन समेत 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तत्कालीन SDM निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, लखेश्वर प्रसाद, पटवारी जितेंद्र साहू, रोशन वर्मा, दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन समेत 8 अधिकारी और पटवारियों के खिलाफ FIR की तैयारी है। भारतमाला प्रोजेक्ट में सारे जितने भी अवार्ड हुए हैं सभी अवार्ड की जांच हो रही है और अभी प्रकाशित करने का उद्देश्य भी यही है कि जिनको भी शिकायत है, दावा करना है, तो ये 15 दिनों के भीतर जो है इस हमारी जो लिस्ट प्रकाशित हो रही है उसमें वो शिकायत दावा करेंगे और उसकी और विस्तृत जांच होगी। दंतेवाड़ा में सोमवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सभी ने SP के सामने सरेंडर किया है और इनमें 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर सरकार ने कुल 4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। खबर रीवा से है, जहां सेंट्रल जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक राजकुमार समान थाना क्षेत्र का रहने वाला था। सेंट्रल जेल में पदस्थ रामचरण वर्मा, सत्येंद्र वर्मा का हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया है। इन पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने इस व्यक्ति की हत्या की थी। पहले ही विवाद उनका चल रहा था, इसी के चलते घटना को अंजाम दिया गया होगा, यह आशंका जताई जा रही है। कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मारपीट नहीं हुई है उनके साथ और ना ही किसी प्रकार की कोई फांसी लगी। हाँ, एक सत्येंद्र वर्मा हमारा जो प्रहरी है उसका नाम इसमें आ रहा है, तो हमारे पास लिखित शिकायत आएगी तो पुटअप करेंगे, जांच होगी, जो भी होगा तब सामने आ जाएगा। हम चाहते साहब ये जो रामचरण है, अंकित साकेत है और जो ये बबलू साकेत है, इनके गैर खिलाफ रिपोर्ट की जाएगी। नाम बबलू सचिन रामचरण। तो क्यों लगाएंगे वो? उन लोगों ऐसे वही करवाए हैं, पहले से झगड़ा था उन लोगों। तो हार्ट अटैक का भी बोल रहे थे, तो यहाँ संजय गांधी सीधे रिफर कर दिए हैं। तो ये नहीं बताएं कि डेड बॉडी है कि वो लाश खत्म हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, और वहाँ से पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इधर फांसी में लटका दिया गया है, छोड़ के संजय गांधी ले आया गया है। दूसरा से संदेश आवा, फोन आवा, हम लोग के नंबर नहीं, हम लोग फोन नहीं करे, हम लोग को नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताएगा हम लोग को? हमारा लड़का हमको ना पता चलनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आज एक दिवसीय दौरे पर बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 23 अप्रैल को गैंगरेप की पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। घटना को बेहद शर्मनाक बताया और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से
मुख्यमंत्री जी ने शायद सहायता देना भूल गए, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप तत्काल मुख्यमंत्री सहायता कोष से जब आप कई हजार कई सौ करोड़ आप कईयों को देते हैं, किसी को 1 लाख 5 लाख 10 लाख, तो आप एक आदिवासी परिवार के लिए आपका दरिया दिल क्यों नहीं दिखा रहे? भिलाई में IBC24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। छावनी समेत खुर्सी पार्क के कई वार्ड में केमिकल वाले पानी की खबर दिखाने के बाद कलेक्टर ने एक जांच टीम का गठन किया है जो इंडस्ट्रीज एरिया की जांच करेगी और ये टीम एक्शन में भी दिखाई पड़ी। 8 लाइट इंडस्ट्रीज एरिया की सरप्राइज चेकिंग की गई। अधिकांश इंडस्ट्रीज में ETP बंद मिले और पानी का pH जो लेवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने फैक्ट्री मालिकों को जमकर फटकार लगाई है। ये कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार संयुक्त दल गया था। प्रथम दृष्टया पाया गया कि कुछ अंश तो ऐसा है कि जो जमीन में केमिकल का जा रहा है और उसका परीक्षण करने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो वस्तु स्थिति का पता चलेगा। बोर का पानी जो है हम वहां के पीने के लिए लोगों को प्रतिबंधित कर दिए हैं। अब पूरी तरह से उनको हम अपना पीने का पानी दे रहे हैं और अगर आवश्यकता अनुसार टैंकर भी उपलब्ध करा रहे हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन ने दूरस्थ शिक्षा योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के चलते जरूरतमंद लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। योजना के तहत ऐसे छात्रों तक शिक्षा पहुंचाना था जो किसी वजह से कॉलेज नहीं आ पाते। इस कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंद छात्रों को घर बैठे पाठ्यक्रम की सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी ने छात्रों की आशाओं पर पानी फेर दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा का कहना है कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श हो रहा है। जैसे ही पाठ्यक्रम तय हो जाएगा इसे शुरू कर दिया जाएगा। नियम है UGC का कि दूरस्थ शिक्षा के लिए एक तो आपकी एक बैच निकल जाना चाहिए, उसी कोर्स के लिए डिस्टेंस एजुकेशन में देंगे। दूसरा एक और नियम उनका है कि 60% हमारा कंटेंट तैयार होना चाहिए। जैसे ही 60% कंटेंट हमारे तैयार होंगे जो सिलेबस में पाठ्यक्रम के हिसाब से आवश्यक है, उसके बाद हम तुरंत डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे। आखा तीज पर्व पर दाऊद खेड़ी में सामूहिक विवाह आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुए। 70 नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें शुभकामनाएं दी। महाभारत काल में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने दिया था, इसलिए अक्षय तृतीया इसका महत्व जो मिले वो बढ़ता ही जाए। कि मेरी अपनी ओर से नव दंपतियों को सबको बधाई। हमने जो संकल्प पत्र में कहा था, प्रत्येक शब्द पे अक्षर से उतरते हुए सरकार सबके लिए वित्तीय प्रबंधन कर रही है, धनराशि दे रही है। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती पर कई जगह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के समारोह हुए। उज्जैन के नागदा में 74 जोड़ों का विवाह हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। नागदा के अटल खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नव दंपतियों को पौधे और चेक वितरित किए। इसी तरह धार जिले के उमरबन विकासखंड में 2123 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। उस समय आ जाती है, इसलिए ये फूल बांधा जाता है कि जब भी किसान सम्मान निधि माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना, जिसमें 1887 करोड़ की लागत से 1,04,000 से ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर 2100 से ज़्यादा जोड़ों का यहाँ जो विवाह सब हुआ है वो भी अद्भुत है। अभी तक इतने बड़े जोड़े यहाँ से कभी विवाह में हुए नहीं, लेकिन जैसा हमारी सरकार ने तय किया 55,000 रुपये प्रति जोड़ा, और वो हम अपने उस बात को चरितार्थ भी कर रहे हैं। बिलासपुर में अक्षय तृतीया पर कन्यादान महायज्ञ का आयोजन हुआ। सामाजिक संस्था शोभा टाह फाउंडेशन ने इस आयोजन में महायज्ञ में 10 गरीब निर्धन जोड़ों का विधि विधान से सामूहिक विवाह करवाया। सभी जोड़ों को उपहार स्वरूप गृहस्थी और जरूरी सामान भेंट किए गए। इसमें केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, विधायक, मेयर समेत कई अतिथि मौजूद रहे। हमारी भाभी जी स्वर्गीय श्रद्धेय शोभा टाह की स्मृति में कभी वो आई कैंप करते हैं, कभी इस प्रकार के आयोजन करते हैं। और यहाँ
जो एक सामूहिक विवाह हुआ है, उनके रिश्तेदार, उनके अभिभावक, उनके चेहरे में जो प्रसन्नता है, ये वास्तव में हम सब के लिए सुखद क्षण है। 10 जोड़ों का जो है आज गरीब बच्चों का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है और उनके द्वारा जो उनके गृहस्थी से संबंधित है सभी सामान उनको उपलब्ध कराया गया है। ये हमारा 12वां वर्ष है। आप सब लोग के सहयोग से, हमारे साथियों के सहयोग से ये संभव हो पाता है कि हम इस तरीके के आयोजन कर पाते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिनके हमने आज जोड़े बनाए हैं उनका जीवन संपन्न हो। कवर्धा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 85 जोड़े एक साथ फेरे लेकर अटूट बंधन में बंध गए। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। नए जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। भाग्य के समय है, सब आनंद। कवर्धा में भी जो कार्यक्रम हुआ, बालोद की तस्वीरें भी आप देखें। बालोद में भी उत्साह से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया गया है धूमधाम से। खासकर ग्रामीण इलाकों में गुड्डा गुड़िया का विवाह पारंपरिक रीति रिवाज से मनाया गया। कार्यक्रम के सम्मान में मुख्य अतिथि सम्मान में विजय शर्मा जी का बस कुछ ईश्वर की कृपा रहे, अनुकंपा रहे। मैं प्रार्थना भी किया हूँ भगवान से कि बहनें जिनकी आज शादी हो रही है वो अपने घर परिवार को संभालें, अपने पति को किसी जल्दबाजी में न जाने दें, कहीं हड़बड़ाहट में कुछ उपलब्धि पाने, भौतिक उपलब्धि पाने के पीछे न रहें। समझें उन बातों को जिससे जीवन में तनाव आता है। सुखमय जीवन वो है जिसमें सुमता है आपस में, वो सुखमय जीवन। कवर्धा जिले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज अक्षय तृतीया भी है, तो आज 85 जोड़े का विवाह हुआ है। उससे पहले भी कुछ जोड़ों का विवाह हुआ है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। जी, ये योजना लगातार चलने वाली योजना है और हमारी सरकार तो इसे और पारदर्शी बनाई है। पहले कम पैसा देती थी महिलाओं के खाते में, लेकिन अब 35,000 कर दिए हैं महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से। अक्षय तृतीया पर्व पर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सामूहिक विवाह का समारोह का आयोजन हुआ। पन्ना जिले में बनौली में मां कंकाली माता मंदिर परिसर में 916 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सभी वहां पर मौजूद रहे और जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। हरदा जिले में तीनों विकासखंड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हरदा में 325 जोड़े, टिमरनी ब्लॉक में 997 और खिकरिया में खिरकिया ब्लॉक में 307 जोड़ों का विवाह हुआ। हालांकि जोड़ों के हिसाब से पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री, हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने शामिल हुए। विदिशा की बात करें तो गुलाबगंज में 166 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, 10 जोड़ों का निकाह भी हुआ। सोने के बढ़ते दामों का असर इंदौर सराफा बाजार पर साफ नजर आया। अक्षय तृतीया होने के बावजूद ग्राहकों की कम संख्या व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बन गई। ऐसे में लोग सोने की खरीदारी से दूरी बनाने लगे हैं। हालांकि बढ़ते दाम के चलते लाइट वेट ज्वेलरी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। दरअसल अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदी को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया है आज और हम इंदौर के सराफा में मौजूद हैं। इंदौर के सराफा में किसी समय रौनक लेती थी, लेकिन सोने का जो बढ़ा हुआ भाव है उसके कारण आज जो सराफा की दुकान है वे भी खाली दिखाई दे रही है। हालांकि कई लोग जो हैं वो ख़रीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो शुभ माना जाता है। यहाँ के जो दुकान संचालक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। भैया, इस बार किस प्रकार की ग्राहकी आप लोगों को दिखाई दे रही, क्या असर है बाजार पर? बाजार में भाव का असर है और गिराकी बहुत कमज़ोर है। अभी जब तक भाव स्टेबल नहीं होंगे जब तक गिराकी भी सेट नहीं होएगी। क्योंकि रोज़ अभी भाव की तेज़ी मंदी इतनी ज़्यादा होने लग गई है कि सुबह क्या रहता है भाव और शाम को क्या हो जाता है, तो बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। सराफा में एक समय तो रौनक दिखाई देती रही थी, लेकिन आज अक्षय तृतीया उसके बावजूद भी रौनक थोड़ी कम दिखाई दे रही है। उसका क्या खास अंतर? देखिए, जो अक्षय तृतीया के महत्व समझते हैं वो निश्चित तौर पे आज कहीं ना कहीं सोना चांदी खरीदते हैं।
अक्षय का महत्व होता है कि जो कभी भी नष्ट होने वाला ना हो। आज के दिन जो आपने सोना चांदी खरीदा है वो आपके पास जीवन भर रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। और जो इन्वेस्टर आदमी भी जो सोना खरीदता हैगा तो आज इस इतना बढ़िया रिटर्न जो है सोने के ऊपर हैगा, इससे बढ़िया रिटर्न कहीं प्रॉपर्टी में भी नहीं है और कहीं भी नहीं हैगा। इंदौर के हम सराफा बाज़ार में मौजूद हैं, जो कि पूरे देश में अपने खान पान के लिए तो जाना जाता है, लेकिन सोने और चांदी के लिए भी वो माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक शुद्धता की गारंटी जो है वो दी जाती है। कैमरा पर्सन संतोष जट्टवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। आज राजधानी भोपाल में धूमधाम से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया गया। सुबह से मार्केट में चहल पहल देखने को मिली। भोपाल की ज्वेलरी शॉप में लोग सुबह से ही सोने चांदी की खरीदारी के लिए पहुंचे। जायजा लिया हमारे संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। जी बिल्कुल, देखिए आज अक्षय तृतीया है और इस दिन का बेहद ही खास महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन जो खरीदा जाता है उसको वो कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे आज के दिन जो किया हुआ पुण्य हो या फिर सोना हो या धन दौलत या चांदी हो। आज के दिन जो भी हम खरीदते हैं वो हमेशा दुगना होता है, बढ़ता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। और इस वक्त हम राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर आप जो रौनक है वो देख सकते हैं। अभी दिन का आधा हिस्सा भी नहीं बीता है, कड़ाके की धूप है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं लगातार यहाँ पर आ रही हैं और अक्षय तृतीया के लिए खासकर गोल्ड की और सिल्वर की जो शॉपिंग है वो कर रही हैं। तो आज अक्षय तृतीया के दिन क्या महत्व है सोना चांदी खरीदने का? कहते हैं आज के दिन सोना लो तो वो सोना भी बढ़ता है आपका और रुका रहता है, मतलब का ज़्यादा खर्च नहीं होता है। बजट और ये पर्स पर कितना असर डाल रहा है इस बार सोना? बहुत महंगा है सोना, इसलिए हम जैसे लोगों ने तो सिर्फ एक लॉन्ग ही प्रेफर कर सकते हैं तो वो लिया। देखिए बिल्कुल, अक्षय तृतीया भी मनाना है, सोना भी खरीदना है, लेकिन बजट जो है इस बार सोना जो है दाम महंगे हैं, इसलिए लोग छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं। इस बार का कैसा ट्रेंड है मार्केट का, लोग क्या पसंद कर रहे हैं? इस बार का अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो इस टाइम हो ये रहा है कि कस्टमर्स तो हैं मार्केट में, लेकिन जो उनका टिकट साइज़ होता है, जो मतलब वो लेते हैं परचेजिंग करते हैं, उसका उनका बजट थोड़ा छोटा हो गया। जैसे शाम ढलेगी ना वैसे वैसे मार्केट में जो रश है वो बढ़ता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी। और जाहिर सी बात है कि आज जो ज्वेलरी शॉप है और आज जो ऑटोमोबाइल्स है, हर जगह जो है वो बल्ले बल्ले होने वाली है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। रायगढ़ में तीर्थ दर्शन योजना के तहत 800 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हुई और सांसद राधेश्याम राठिया ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्री समूह में रायगढ़ जिले से 273, जशपुर से 391, सारंगढ़ से 16 श्रद्धालु शामिल हुए। लंबे वक्त के बाद शुरू हुई यात्रा को लेकर श्रद्धालु खासे उत्साहित रहे। उनका कहना है कि शासन की योजना बुजुर्गों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। कैसी योजना है ये बताइए, कितना अच्छा लगता है, क्या है, कितना फायदेमंद है? अच्छा लगता है, भगवान का दर्शन करके आएंगे वहाँ से, श्री कृष्ण भगवान का। सरकार को कुछ बोलना चाहोगे योजना को लेके? ऐसी हमारी जनता को हर हमेशा दिखाते रहे। देखिए बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। एक दूसरे गांव में हम जब संपर्क कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया बोल के, और उनमें एक उत्साह ये है कि अगले बार बोल रहे हैं कि हमारा नाम अगले बार जरूर आना चाहिए तीर्थ यात्री बोल करके। अभी हमारी जो 30 अप्रैल से 3 मई तक की यात्रा है उसमें मथुरा और वृंदावन के लिए है। आज 30 अप्रैल को ट्रेन रवाना हुई है। 1 तारीख को कल इन लोग वृंदावन का दर्शन करेंगे और 2 तारीख को कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करेंगे और 3 मई को रायगढ़ वापसी होगी। आज हमारे रायगढ़ जिला के संसदीय क्षेत्र से सारंगढ़ जिला, रायगढ़ जिला और जशपुर जिले से 700 तीर्थ यात्री प्रभु श्री राम जी लला जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं कि हमारे ग्रामीण जन को इतना सुविधा, सर्व सुविधा युक्त करके उन्हें दर्शन करने का लाभ जो प्राप्त हो रहा है, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया धूमधाम से मनाई गई। 2 तस्वीरें आप देखें। राजनांदगांव से मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा के बाद परशुराम भवन में महाआरती की गई, प्रसाद वितरण किया गया। भिलाई में खुर्सीपार में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सकल ब्राह्मण समाज ने परशुराम का जन्म उत्सव मनाया और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भी इसमें
शामिल हुए। एनआईटी रायपुर इसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन है, जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रहा है। इसके लिए मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन 71 करोड़ रुपए का सहयोग भी करेगा। ये पहल एनआईटी रायपुर को नवाचार और उद्यमिता के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। जानकारी मिल रही है कि फाउंडेशन के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले साल छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान वे एनआईटी रायपुर के छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं। एनआईटी के विकास कार्य में मदद की पेशकश की थी, जिस पर हाल ही में एनआईटी की टीम मुंबई में रामदास अग्रवाल के सामने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर प्रेजेंटेशन दे चुकी है। उसके करीब 25 दिन बाद मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, 71 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। रायपुर के सत्य साई सेवा संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर्स ने विदेश में नौनिहालों को जीवन दान दिया। रायपुर की एक टीम ने मलेशिया में 23 मासूम बच्चों को सफल हार्ट सर्जरी उनकी की है। ये सभी ऑपरेशन मलेशिया के पेनांग अस्पताल में किया। बता दें कि सत्य साई सेवा संजीवनी अस्पताल के करीब 13 डॉक्टर और अन्य सपोर्टिंग स्टाफ की टीम मलेशिया गई थी, जहां सफल ऑपरेशन के बाद मंगलवार को रायपुर लौटी। उनके लौटने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। साई संजीवनी की पूरी पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी की टीम है। हम अभी पेनांग मलेशिया से आ रहे हैं। पेनांग मलेशिया के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हमने 22 बच्चों की सक्सेसफुल पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों पर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हुए। मिशन काफी सक्सेसफुल रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।